नमस्कार, पीसीआई न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि रोज एक नई बात के साथ आप लोग से रूबरू होते हैं। आज की जो बात है, आज की जो समस्या है वो कोविड-19 से थोड़ी हटके है। आज की बात है हमारी कि एक नई कमेटी फॉर्म की जा रही है जॉब्स के लिए। हमारे साथ उसके लिए बात करने के लिए हैं सीएम गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के। हमारे साथ तरनजीत सिंह। बात ये है कि जब नई जॉब्स निकाली जा रही हैं तो जो पुराने लोग डेली वेजेस पे लगे हैं, या एसआरओ चाहे 202 के हों, चाहे एसआरओ 24 के हों या डेली वेजेस हो, उनकी बात कौन करेगा। मैं पहले तनवीर जी को ही समय देता हूं, क्योंकि तनवीर जी बोलेंगे तो उसके बाद ही दोनों सीनियर लीडर जो है वो अपनी बात रख पाएंगे। तनवीर जी, आप बताइए क्या डिमांड है आपकी। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आज पांचवी छठी बार अपनी बात रखने का मौका मिला है। और साथ साथ मिश्रा साहब, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके जो लगभग 3 लाख के व्यूवर्स तकरीबन पहुंच गए हैं बहुत कम समय में। इसके लिए भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ सर, अपनी बात रखना चाहूंगा मैं तो बात कोई नई नहीं, वही पुरानी जो 25-30 साल से हम कहते आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू की, चाहे वो रोडों पे आकर की, या चाहे वो जिस तरह से अपना कोटा रजिस्टर कराया। वो 25-30 साल से हमारी एक ही डिमांड है कि जो 60,000 लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से लगे हैं, चाहे पीएचई है, पीडीडी है, इनको रेगुलराइज किया जाए। वक्त वक्त पे पीछे चाहे सरकारें रही या चाहे वर्तमान की सरकार रही, हर किसी ने मतलब हमारे साथ एक हमारे फ्यूचर साथ खेलाई। और अभी तक जो है हम जो जहाँ के तू के बने हुए हैं उसी तरह स्टैंड करते हैं। लेकिन जहां तक बात करें, अब पीछे ही अभी 3-4 दिन पहले एक आर्डर जो सेंटर से निकलता है, और उसमें ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको जो है जो बाकी डिपार्टमेंट में है उनको एडजस्ट किया जाएगा। और उसमें जो फोर्थ क्लास की जो कैडेट की जो पोस्टें हैं उनको देखा जाए। और वो 22 तक वो जो कमेटी फ्रेम की, उसमें हमारे शायद फाइनल कमिश्नर भी और भी 2-4 सेक्रेटरीज हैं। तो 22 तारीख तक की डेट दी गई है कि वो जो जितनी भी फोर्थ क्लास की पोस्ट चाहे जो भी डिपार्टमेंट है वो हमें दें, और हम वो सब स्टेशन को दे उसके लिए। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना चाहिए, इसके साथ हम इसका मुखालफत नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग, जो वर्कर जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो लगे हुए हैं पिछले 25-25 साल से, 30-30 साल से, जिन लोगों ने इस डिपार्टमेंट को सेवा दी, जिन्हें अपना हमने खून दिया, इस डिपार्टमेंट को पसीना दिया, आज अगर डिपार्टमेंट अगर जम्मू कश्मीर के एसएसडी डिपार्टमेंट में चलते हैं तो उसको सिर्फ टेलीविजन, कैजुअल लेबर, न्यूज पेपर चलाता है। लगभग 80% जो हमारे वर्कर्स हैं वो इस डिपार्टमेंट को रन करते हैं, और केवल 20% जो है वो परमानेंट एम्प्लॉइज है। और यहाँ पे अगर हमारी जगह पे फोर्थ क्लास में वो नौकरियां किसी और को दी जाती हैं, वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा जो धोखा होगा। इसलिए मैं ये यहाँ पे दोनों सीनियर लीडर्स बैठे हैं, इनके सामने मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सबसे पहले उन लोगों का फ्यूचर सेव कीजिए कि जो 25-25 साल, 30-30 साल से डिपार्टमेंट अपने ड्यूटियां दे रहे हैं, और बिना सैलरीज के। आज भी कोविड-19 के बीच में अगर जहां हेल्थ का नाम आता है कि वो कोरोना वायरस है, जहां सफाई कर्मचारी का आता है कोरोना वायरस, लेकिन जहां पीएचई का और पीडी का कोई नाम लेके राजी नहीं है, क्योंकि पीएचई भी ऐसी एक एसेंशियल सर्विस है जो रात दिन लोगों को डोर स्टेप उनको पानी दे रही है। देखिए, आप अपनी बात रखिए, खाली बाकियों को मैं मौका दूंगा ना। आप खाली बात रखिए, मैं फिर बाकियों को मौका दूंगा उनको सुनने नहीं, साथ में इनसे पूछे कि ये जो 60,000 कह रहे हैं, ये सिर्फ जम्मू से ही है या कश्मीर से भी हैं, और जम्मू से कितने और कश्मीर से कितने? ये सर पूरे जम्मू कश्मीर के हैं। ये लगभग जो 35-40 साल के करीब जो जम्मू से, और बाकी जो कश्मीर से, और कुछ लद्दाख यूटी का भी इसमें जो है। ये 60,000 का 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम का ये फिगर है। उसके बाद और ये फिगर बढ़ा, लेकिन चलो हम उस फिगर पे फिलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन जो 60,000 है, इसको जो है 2014 की नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस की सरकार थी, वहां की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है ऑलरेडी उसको। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त मेरा यही सवाल है कि जो नई भर्ती जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, उसमें प्रियरिटी जो है यहाँ के कैजुअल लेबर्स, यहाँ के डिलीवरीज को मिलनी चाहिए, न कि यहाँ कोई बंदा उठा के उसको डिपार्टमेंट लगा के उस पोस्ट पे उसको एंगेज करोगे, और ये डिलीवरीज जो है ये कहाँ पे जाएंगे। तो ये मेरा सवाल है यहाँ पे। इसके लिए आगे बात करने के लिए ना मैं असीम जी से पूछता हूँ। असीम जी, आप क्या सोचते हैं, क्या गाइडलाइंस रहनी चाहिए इन लोगों के लिए और क्या बात होनी चाहिए? देखिए, इन आपने क्या नाम बताया इनका जो प्रेसिडेंट है? तनवीर जी को पहले मेरी नमस्ते। और तनवीर जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आप
बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि हम पीएचई या पीडीडी वालों को कोरोना वायरस में ये नहीं मानते कि उन्होंने सबसे आगे, हम जितना डॉक्टर्स और जितने सफाई कर्मचारी और जितने पुलिस वाले और बाकी समाज के लोग कोरोना वॉरियर बन के आगे आए हैं समाज की मदद के लिए इस कोविड-19 की आपदा के समय, उतना ही बराबर का हम थैंक्स आप लोगों का, पीएचई वालों का और पीडीडी का भी करते हैं। और आप लोगों के कारण ही आज इस 40-50 दिन के लॉकडाउन में सारे लोगों को बिजली भी मिल रही है, पानी की तंगी भी नहीं आई है। इसके लिए भी मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहां तक आप कह रहे हो कि डेली वेजेस की बात है, मुझे आज तक याद है कि मैं तो छोटा था, पढ़ता था, तो मुझे याद है डेली वेजेस 1995 में एक बहुत बड़ा रूट था करप्शन का जम्मू कश्मीर में। अब वो क्यों था? वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी थी, करप्शन की पॉलिटिक्स भी थी। जो मेरे पास नॉलेज है कि 50% डेली वेजेस तो किसी ना किसी अफसर के घर या किसी मंत्री के घर या किसी एमएलए के घर जॉब कर रहे हैं आज भी, तो उनको पक्का नहीं किया गया। जहां तक पीडीडी का मामला है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो ये था कि 2013 से पहले कश्मीर के जितने भी पीडीडी के लोग थे वो सारे पक्के कर दिए गए। चीफ इंजीनियर आई थिंक गोनी थी उस टाइम, और एनसीए और कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जम्मू का खित्ता, कठुआ और सांबा, इधर के लोगों को नहीं किया गया। तो इससे पता लग जाता है कि सरकार का क्या मन था जम्मू की तरफ और कश्मीर की तरफ। और जहां तक पीएचई का सवाल है, तो वहां पर इन्होंने किसी का नहीं कर पाए, क्योंकि पीएचई में 60-70 हजार आदमी बेरोजगार पीएचई में डेली वेजर लगा हुआ है। लेकिन अब जो इस वक्त सरकार सेंटर में है और जो एलजी की यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चल रहा है, तो ओवरऑल जो हमारे को फीडबैक है उसमें यही है कि सरकार पुराने लोगों के साथ पूरा इंसाफ करेगी। ये जो नौकरियां पूरे सिस्टम से कि इसमें कितने लोग ओरिजिनली जो बेनिफिशियर होने चाहिए उनको मिलनी चाहिए जॉब, उनको मिलेगा। और जो इस टाइम का कोई नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं तो शायद उनके लिए थोड़ी मुसीबत का टाइम हो, लेकिन जो जेन्युइन लोग होंगे उनको नौकरी मिलेगी। नहीं सर, मैं तनवीर जी मैं आपको समय दूंगा, रुकिए आप तनवीर जी, रुकिए, मैं आपको समय दूंगा। असीम जी ने अपनी बात कह ली, मैं तरनजीत सिंह टोनी से पूछना चाहूंगा। टोनी जी, आपके क्या विचार है इसके लिए? देखिए, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों के साथ जाती होती आ रही थी काफी देर से। जब जैसा इन्होंने जिक्र किया उस वक्त शायद श्यामलाल शर्मा जी मंत्री थे कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था और पाए तकमील तक ले भी गए थे। और फिर जो है इलेक्शंस आ गए और सरकार, और उन्होंने मेरे ख्याल ये कैबिनेट में मंजूरी भी दिलवा ली थी, तो लगभग ये होने ही वाला था, तो किसी कारणवश ये रह गया। लेकिन चूंकि कैबिनेट से मंजूरी हो चुकी है, तो अब किसी भी आने वाली गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसी बात नहीं रह जाती थी कि ये आगे नहीं हो पाता। पिछली सरकार जो रही वो भी नहीं हो पाया। अब जैसे आसीम जी कहेंगे हम पीछे जाएंगे, मैं कहूंगा उन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, बीजेपी की सरकार रही उन्होंने नहीं किया, पीडीपी। ये अब जो रह गया अब ये है कि अब इसको ठीक कैसे किया जाए, हम उस सिलसिले में जाना चाहते हैं। अब इन्होंने, आसीम जी ने कहा है कि जो मौजूदा सरकार है रियासत में थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी बीजेपी की ही समझे, और जो सेंटर में है वो तो बीजेपी। तो ये बिल्कुल अंदर होंगे, क्योंकि इन्होंने जो कहा है वक्तव्य जो कि भाई इनके साथ पूरा इंसाफ होगा, इनको अकोमोडेट करेंगी सरकार। तो मैं समझता हूं कि इनका जो मुद्दा है बहुत ही जायज है, और इसमें कोई इस वक्त ये जो हमारा कि भाई 20% मुलाजिम जो हैं वो पक्के हैं और 80% जो हैं वो डेली वेजर ही चला रहे हैं। इसमें ना पीएचई में कोई दो राय है, तो ना ही कोई पीडीडी में कोई दो राय है। इसमें आप लाइनमैन जितने देखोगे सारे डेली वेजर लगे हैं नीचे तक। मेरे बॉर्डर पूरे में डेली वेजर लाइनमैन है और उनको शायद तनख्वाह भी नहीं मिलती है। पीडीडी में तो एनसी कांग्रेस की सरकार जब थी
तो 2013 में कश्मीर के लोगों को पीडीडी में सारे पक्के हो गए हैं, लेकिन जम्मू में, कठुए, सांबे में नहीं किए थे पक्के। यहीं से पता लग जाती है कि एनसी कांग्रेस का जम्मू और कश्मीर की तरफ कितना कितना प्यार है, दोनों खित्तों की तरफ। जनाब ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਸੀ ਪੱਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ पता कि ਤੁਸੀਂ कितने कर जम्मू पीडीपी और बीजेपी, ये जो बीजेपी की, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हम पीछे वाले इल्जामों में नहीं जाएंगे। जब पीछे बीजेपी की सरकार रही, किसने हाथ पकड़ा था? सेंटर में भी सरकार बीजेपी की थी, स्टेट में भी थी। इनको नहीं करते पक्का। एनसी और कांग्रेस के पास ये महकमा था और वो निर्मल सिंह जी पक्का नहीं कर सकते थे। एनसी और कांग्रेस की सरकार तो 95 से लेके 2013 तक 2/3 मेजॉरिटी में थी, सेंटर में भी उनकी सरकार थी, तो उन्होंने जम्मू के साथ पीडीडी में बाकी लोगों को क्यों नहीं किया? मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा कि जब कैबिनेट के हमारे को तो 2 साल मिले, वैसे एक बात है असीम जी, 2 साल मिले, आपको तो 25 साल मिले। मैं क्या, बिल्कुल, एक मिनट टोनी जी, बीच में हमारे पास ना क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। एक जवीर सिंह जी हैं, जावेद, उन्होंने बोला कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी कैजुअल लेबरर हैं, उनकी भी बात कोई नहीं करता। मैं तो डेली वेजर की बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी महकमे में है, चाहे वो पीएचई में है या किसी और में भी है, चाहे हेल्थ में है, चाहे कहीं भी है, डेली वेजर जहां भी है उनको अकोमोडेट किया जाना चाहिए। और बात ये है कि बात पक्के करने की बात है। मैं असीम जी से कहूंगा, असीम जी को ले लेते हैं, चाहे आपकी साल 2 साल रही, इस काम को करने में 2 साल नहीं लगते, इस काम को करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। 2 साल में 1 मिनट भी नहीं मिला, आपने किसी भी मुद्दे में जम्मू में काम नहीं किया, सिवाय आपने टोल प्लाजा दिए हैं बिना मांगे। जम्मू हमने 2 साल में कुछ नहीं किया। दूसरा हम मैं कह रहा हूँ इल्जाम में जाने से बजाय, टोनी जी 1 मिनट, असीम जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी मेरे को सिर्फ एक चीज पूछनी है आपसे। चलिए हमने तो 2 साल में कुछ नहीं किया, आपने 25 साल में बड़ा कुछ कर दिया होगा। डेली वेजर लगाए क्यों आपने, परमानेंट क्यों नहीं लगाए? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। देखें, आपने डेली वेजर लगा के लोग, ये डेली वेजर एक ऐसे है, डेली वेजर एक आसान रास्ता था ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जिन्होंने अपने घरों में सिस्टम, जब गवर्नर रूल रहा से लगे थे, ये डेली वेजर शुरू हुआ, ये जब ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे डेली जो भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जब पावर रही है ना, ये बात तो असीम जी ने भी बोली, ये बात असीम जी ने भी रही है, एमएलए के घर था, कोई मंत्री के घर था। लोगों जैसे आपने जैसे कहा कि बड़ा खूब, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स के घर में भी, ब्यूरोक्रेट में 25-25, 30-30 लोग काम करने वाले आज भी देखोगे तो हैं। और उसमें कई सरकारों का अगर कसूर रहा है तो कोई वो बड़ी बात नहीं, रहा भी होगा। वाई शुड, मैं किसी की तरफदारी नहीं हूं, मैंने आज की डेट में मैं पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी का कसूर रहा, किसी मंत्री ने लगाए, तो मैं उसको डिफेंड करने के लिए भी नहीं बैठा हूं। तो पर इतना मुझे मालूम है, हम किसी भी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगाते, हम कहते हैं कि इनका वे आउट क्या है, इसका वे आउट क्या है। इसका वे आउट ये है कि कैबिनेट से मंजूरी हो चुकी है, तो कैबिनेट से मंजूरी, जैसे उन्होंने बनाया तनवीर जी ने, कैबिनेट से मंजूरी हो चुकी है। अब इसके ये काउंटिंग करके जो बनते हैं पहले इनको प्रेफरेंस देके तो फिर बाकियों को दी जाए, और इनमें कई ओवरेज होने वाले होंगे उनको पहली प्रेफरेंस में रखा जाए, तो वो जैसे भी बनता है, ताकि वो कम से कम पेंशन की कगार पर पहुंचे होंगे, उनकी सर्विसेज, तो उनको रिकॉग्नाइज करके उनके घर में जब पेंशन के दिन तो उनको पूरी तनख्वाह लेके जाएं। वो ये गुप्ता साहब, तरुण गुप्ता है कोई, उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा। उन्होंने कहा, सर इन लास्ट गवर्नमेंट ऑफ पीडीपी एंड बीजेपी, सुनील शर्मा पीडीडी मिनिस्टर अप्रूव्ड फाइल ऑफ कश्मीर प्रोविंस ओनली, नॉट अप्रूव्ड फाइल ऑफ जम्मू प्रोविंस। ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसके बारे में देखो जी, मैंने आपको बोला ये तरुण जी को नॉलेज नहीं है, उनको बोलिए सेक्रेटरीट चले जाएं, फाइल उठा लें। 2013 में जब कांग्रेस और एनसी की सरकार थी, उस वक्त कश्मीर के लोगों को पीडीडी में पक्का किया गया, जम्मू के लोगों को नहीं किया गया। ये मेरी ऑथेंटिक खबर है, आप जाके सेक्रेटरीट में चेक करा दें। बिल्कुल तरुण जी, आपको इसका जवाब मिल गया, ठीक है। बाकी 12 वोचर का एक मसला आ रहा है, ये तनवीर जी 12 वोचर पे रोशनी डालिए, ये 12 वोचर का मसला क्या है? देखिए सर, उसी तरफ से आऊंगा, लेकिन कुछ डिस्कशन, कुछ सवाल 1-2 देखे मैंने बीच में, जिसमें ये कहा गया था लगाए किसने। चलो अब जिसने भी लगाए सर, लग गए हैं,
किसी लगाया तो चलो किसी की रोजी लगी है, जैसे भी लग गया, और वो पिछले सरकारों में मान गया कि ये लग गए हैं और ये हमारे जो जिम्मेदारी बनती है। अब मसला ये है कि मसला सॉर्ट आउट कैसे हो जाए अगर ये लग गए हैं डिपार्टमेंट में। अब ये एक भारी भड़कम पैकेज जो है केंद्र सरकार से भी प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ का पैकेज किया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और उसमें जो हमारी वित्त मंत्री है केंद्र की निर्मला जी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो 15,000 से कम जो सैलरी ले रहे हैं उनको भी इसमें मदद की जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में न्यूनतम वेज किया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ से जो वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी की, इनसे कि अगर पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम जो मिनिमम वेज एक्ट है, जो यूटीज बनी है, तो जम्मू कश्मीर अगर इस वक्त 6 महीने यूटी बने हुए, हम लोगों को मिनिमम वेज एक्ट क्यों लागू नहीं हो रहा है? ठीक है, रेगुलेशन पॉलिसी में टाइम लग सकता है, इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात वैसे नहीं है, देश के हालात वैसे नहीं है, लेकिन मिनिमम वेज एक्ट है वो अभी तक यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। दूसरी जो बात 12 वोचर की बात की आपने, 12 वोचर एक तरफ से सरकार 31/3/2015 में इसको बैन करती है कि अब कोई कैजुअल लेबर नहीं लगेगा। 2015 में बैन होता है, बैन के बाद भी यहाँ पे लोगों को भर्ती किया जा रहा है। चलो बैन लगा दिया, हम उसके साथ है, अब कोई जो है यहाँ पे इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जो लगे हैं वो सरकार खुद बोलती है कि उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, और उनको एक्सेप्ट करने के बाद फिर सरकार ये आर्डर निकालती है 2016 तक जिनके 12 सीबी है, जिनके 12 वोचर ट्रेजरी वोचर्स हैं, जिन्हें 12 महीने की सैलरी मिली, उन्हीं को सैलरी दी जाएगी। यार सैलरी आपने दी नहीं तो वोचर बेचारे वो कहां से पैदा वो करें। उसके अलावा दूसरा सेक्टर बात करें हम लैंड ओनर्स की, जिन्होंने जमीनें आपने दी, अगर एक लड़के को अगर मां बाप, तनवीर जी एक एक करके पूछिए ना, आप 5 सवाल इकट्ठे पूछेंगे वैसा नहीं चलेगा ना। आप रुकिए, आप एक चीज बात कर ले, एक चीज की बात कर ली ना हमने, पहले उसका जवाब ले लो आप। जी असीम गुप्ता जी। देखिए तनवीर जी, जो आप 12 वोचर्स की बात कर रहे हैं उसकी मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं पता करा लूंगा, लेकिन जो भी गवर्नमेंट अभी स्टेप ले रही है दिल्ली में भी कि मिनिमम वेज का जो आप कह रहे हैं रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े रिफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि काफी 70 साल से इस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई थी, तो उस रिफॉर्म्स को होते हुए थे 6 महीने लगे अभी यूटी को, और 2-4-6 महीने लगेंगे। धज्जियां उड़ाई किसने? पुरानी सरकारों ने उड़ाई, आपको भी पता क्यों उड़ाई। अब ये चीजें देखिए, वाई टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो दूध गिर गया उसको आप दोबारा तो इकट्ठा कर नहीं सकते। आगे की अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की सोच रखनी चाहिए। जो दिल्ली में मोदी सरकार है और जो हमारे एलजी साहब हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में जैसे पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी प्रॉपर उस तरह की हर फैसिलिटीज मिलेगी। जी तरनजीत सिंह जी क्या बोलेंगे आप? जी मैं कह रहा हूं कि देखें, अभी जैसे तनवीर ने मसला उठाया, जिन लोगों ने लैंड इन रिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे ट्यूबवेल लगा तो उसके लिए लैंड दी, चाहे वो पीएचई का ट्यूबवेल था, चाहे वो था ट्यूबवेल के डॉक्यूमेंटेशन के साथ है उस वक्त पीएचई ने वो फाइल अप्रूव के बाय एक सेक्टर, ये तो होगा में सारे अप्रूव होंगे डिपार्टमेंट वाइज। तरनजीत सिंह जी आपकी आवाज, आपकी वॉइस कट रही है। आवाज नहीं आई। हाँ बिल्कुल, आवाज बिल्कुल नहीं आई, क्या बोले समझ नहीं आई। आपकी वॉइस कट रही है, आपकी वॉइस कट रही है। तो क्या असीम जी इतनी बात का भरोसा रखें कि नए जो भी सिस्टम बनेगा उसमें डेली वेजेस का कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचा जाएगा? सर नया सिस्टम बिल्कुल पारदर्शिता वाला होगा, डेली वेजेस के बारे में बिल्कुल सोचा जाएगा, पर्टिकुलरली जम्मू के और कश्मीर के जितने भी डेली वेजर हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनके परिवारों का ध्यान रखा जाएगा, और जो जिस जेन्युइन क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल्स के साथ आएगा उसको यही है कि कहीं ना कहीं हमारा सिलसिला ये रहा है कि बोला गया है, लेकिन देखें अभी जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें 1,80,000 करोड़ रुपया तो जो है वो तो टैक्सेस का रिफंड ही बन रहा है, वो तो टैक्सेस का ही रिफंड बन रहा है, तो वो भी जो पैसा उसको भी उसी में जोड़ लिया गया। ऐसे है कि अभी हमें देखना है एलैबोरेट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये अनफोल्ड होता है सारा पैकेज, और उसमें क्या क्या है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं 1,80,000 करोड़ रुपया सिर्फ टैक्सेस का रिफंड बनता है, चाहे वो इनकम टैक्स
रिफंड जो है वही वो भी उसमें कैलकुलेट कर दिया गया जो ऑलरेडी लोगों का पैसा था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आप देखना है कि असल हाथ में आता क्या है। अभी आपने कह दिया कि आपको बैंक गारंटी के बगैर लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन तो लोन है ना, चुकाना है, वो एड थोड़ी हुई, वो आपके हाथ में पैसा थोड़ी आया। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। इन प्रैक्टिकल शेप में क्या आता है साबित हो जाए कहीं के हाथ में कुछ भी ना आए लास्ट में, वो पहले ये देखना एक्चुअल में अनफोल्ड क्या होता है। अभी रोज पैनल डिस्कशन हो रही है और टोनी जी मैं वही बताऊं, लोग इतने डिमोरलाइज हो चुके हैं। विक्रम सिंह लिखते हैं नहीं, अमित मेहरा लिख रहे हैं कि इधर कुछ नहीं मिलेगा। तनवीर जी, तो मतलब ये जो मैसेज है ना, ये एक वैसा मैसेज है कि लोग डिमोरलाइज हो चुके हैं कि अब सरकार से या इन लोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है, हम बिना वजह इनके आगे हाथ फैला रहे हैं। तो वो चीज कब खत्म होगी? मतलब कोई टाइम आएगा जब वो चीजें खत्म हो जाएंगी। जब कथनी और करनी में फर्क आएगा ना, कथनी और करनी में फर्क आएगा, तब ये ऐसे खदशे उठते रहेंगे लोगों के मन में। इनके लिए सोचा जा रहा है, इनके लिए। एक मिनट टोनी जी, मैं SRO 24 की बात करूंगा। जो लड़कियां आज कम से कम 2 महीने हो गए बैठे उनको सड़कों पे, उनके लिए भी नहीं सोचा जा रहा। प्रोटेस्ट में बैठी हैं और वो बेचारी देखें, इस माहौल में भी लड़कियां बैठी हैं, तो वो आप देखें ना, हर घर की इज्जत है। हमारी बहनें हैं छोटी, तो हमें उनके बारे में भी फिक्र है। लेकिन अब ये है कि गवर्नर साहब के साथ जो बाकी एडवाइजर साहिबान हैं वो भी इन चीजों का संज्ञान लें। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं है, ठीक है, काम कर रहे हैं, समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई बाकी काम बंद करके बैठ जाना, वो भी बात नहीं है। देखें, आप कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री से ऊपर तो नहीं है ना रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि साइड बाय साइड चलना है आस्ता आस्ता, तो उसको देखना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि सारे सिलसिला ठप नहीं करना है। अगर सारा सिलसिला ठप करना हो तो उनको फिर क्या जरूरत थी नेशन को एड्रेस करने के लिए कि भाई आप सब कुछ आस्ता आस्ता चलाना पड़ेगा। एक मिनट, असीम जी से जवाब ले। असीम जी, क्या आप SRO 24 के लिए क्या बोलेंगे? इसमें तो सीरियस सोचना पड़ेगा कि लेकिन गवर्नर साहब को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा इन चीजों का। टोनी जी जवाब लेते हैं ना गुप्ता साहब से, 1 मिनट रुकिए आप। जी 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 ऐसे है जी, SRO 24 के ऊपर सारा चिंतन चल रहा है और कुछ बैठकें भी हुई है एडवाइजर और LG साहब के बीच, और वो लगे हुए कोई डिसीजन लेने, और वो हो भी जाएगा। आप देखिएगा विद इन 20-15 डेज ये डिसीजन होने वाला है। और दूसरी बातें, जहां तक टॉनी जी कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं करनी और कथनी में, हमारे को बताने की जरूरत नहीं हमारी करनी और कथनी में कितना फर्क है। हमने जो बोला था कि हम 370 हटाएंगे, हमने करके दिखाया, इसलिए हमारी करनी कथनी में फर्क नहीं समझी है। आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला जब आप कांग्रेस में थे कि ये आस्ता आस्ता घिसते घिस जाएगी, लेकिन कांग्रेस एक सेकंड आप सुन लीजिए ना मेरी बात, वो तो किसी नहीं, हमें ही आके देखो क्या है कि घर में बुजुर्ग होते हैं ना, तो कोई गलतियां कर जाते हैं तो आगे पुश्तों को भुगतना पड़ता है। तो गलतियां आप लोगों की हुई है, भुगत रहे हम हैं, तो वो अब आस्ता आस्ता ही ठीक होंगी ना। आपकी 70 साल की हुई गलतियां, तो वो सबको पता है वो कैसे ठीक होनी है, वो हो भी जानी है, क्योंकि हमारी करनी और कथनी में कभी सालों को कहते हैं हम कहते हैं कि 6 साल में आपने क्या किया है। और सर 6 सालों में देखे ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखे बिल्कुल नीचे। वो जनाब पिछले 6 साल, अब मोदी साहब ही तो बैठे हैं सेंटर में, एक सेकंड और कौन बैठा है? तो सर एक सेकंड, पूरे साल में इंडस्ट्रियल वो डाउन हो गया, मेक इन इंडिया डाउन हो गया, मेक इन इंडिया डाउन हो गया। आप ये देखें कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स में हाईएस्ट है, जीडीपी बिल्कुल नीचे आया। अब कोरोना से पहले ही जीडीपी नीचे है, तो इसलिए आप ये कहेंगे आप किस सेक्टर में ऊपर गए। तो एक ना आप हमारे कॉलर सन्नी भगत है, सन्नी भगत, वो कह रहे हैं 7 महीने से डेली वेजर की भी सैलरी नहीं मिली हमें। 7 महीने से उनको डेली वेजर की सैलरी नहीं मिली। वो तो सर 9 महीने से नहीं है, 10 महीने सैलरी नहीं है, और आगे ईद आने वाली है। मैं तो इन पर डिस्कस हो ज्यादा अच्छा है कि बाकी मुद्दों को छोड़कर इन पर डिस्कस। मैं कह रहा हूं, नहीं देखे, अब असीम जी कह रहे हैं कि भाई इस पे डिस्कशन हो रही है, तो मेरे ख्याल उनको, वो बीजेपी में बैठे हैं, उनको पता होगा, और वो किसी बात के तहत ही कह रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि असीम जी इस पे जवाब दें कि भाई ये तनवीर हुसैन जी हैं जो इनका डेली वेजर का मसला कब तक हल हो जाएगा। इम्तियाज चीफ है, उन्होंने बड़ी
अच्छा जवाब पूछा आप दोनों। ड्यूटी बनाने में टाइम नहीं लगा, पर मिनिमम वेजेस लागू करने में टाइम लग सकता है। ड्यूटी बनाने में 70 साल लग गए महाराज। नहीं सर, आपको बीजेपी को टाइम थोड़े लगा। बीजेपी नहीं टाइम तो लगा, ने तो रातों रात ऑर्डर किया। लेकिन ये डेली वेजेस वाला मसला हम पक्का हल करेंगे विद इन। देखिए ये कोविड-19 के चक्कर में काफी चीजें रुक सी गई हैं, क्योंकि इस वक्त जान मार, इसमें तो कोई शक नहीं है सिंह जी। यूटी बनाने में तो जम्मू के लीडर्स को भी नहीं पता था। नहीं एक सेकंड, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको बड़ा सीरियसली लीजिएगा मेरी बात को। जी जी। डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी बचाने के चक्कर में आदमी गंवाना शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोदी जी ने बोला कि ये 135 करोड़ हिंदुस्तानी जिंदा रहेंगे तो मेरी इकोनॉमी 6 महीने साल में वापस आ जाएगी। तो ये फर्क है हमारे मोदी जी में। और आपने भी लेट किया है, आपने भी लेट किया। अब हमारे केस जो है वो चाइना से ज्यादा हो चुके हैं सर। ऐसे है कि आप नवनीत जी, 176 आप चाइना जैसे रिपब्लिकन पे भरोसा नहीं कर सकते कम्युनिस्ट के ऊपर। दे आर कम्युनिस्ट पीपल। मैं गारंटी देता हूँ, मेरे दोस्त हैं जिनकी चाइना में घर है, फैक्ट्रियां थी जो भाग के आए हैं इंडिया, वो सुना रहे हैं कि जिन लोगों के घर में कोरोना वायरस हो रहा था उनके मेन गेट, उनकी खिड़कियां टोटल स्टील के डोर से सील कर दिए, अंदर ही वो मर गए हैं बेचारे। और वहां पर कोई 80,000 आदमी मरा नहीं है या इफेक्टिव नहीं है, वहां पता नहीं करोड़ों में मरे हैं। और वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर वो इतना अच्छा सिंपल वायरस होता ना कि चाइना को इफेक्ट नहीं करता तो वो पूरे वर्ल्ड में इस तरह नहीं फैलता। वो वायरस वाकई ही बड़ा खतरनाक वायरस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें असीम जी कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार ने देखिए और वर्ल्ड में हम लोग बच गए हैं उस चीज से। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड में 2-4 कंट्रीज हैं जिनका कभी जिंदगी में भरोसा नहीं करिएगा। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, जिसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, तो इनके ऊपर नहीं जाना है। हाँ मैं अपने देश से ट्रू, आई एग्री दैट वे। मैं कह रहा हूं कि अब अगर ये कंपैरिजन में करते हैं तो कंपैरिजन में मैं कह रहा हूं कि आप कंपैरिजन में देख रहे थे कि चाइना से अगर हम ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, ये हमने ऑन रिकॉर्ड जब इनको वो सिर्फ मीटर सा लगा के चेक किया, अगर उस वक्त क्वारंटाइन कर लेते, देखें चाहे कोई भी हो, उस वक्त मुझे याद है कि राहुल गांधी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 12 फरवरी को दे दिया था कि हमें ऑनलाइन जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो चेक कर दिया जाए। तो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर ने कहा ये अभी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। हम लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, हम लोगों ने तनवीर जी को लिया था, हम लोग डेली वेजेस के टॉपिक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसी पे ही है। मैं कह रहा हूं कि हमें ये जो कोविड का जो इन्होंने मसला लाया बीच में, भी कोविड से हमारा इफेक्ट तो हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असीम जी, हमारी भी विनम्र रिक्वेस्ट यही है कि पहले मुद्दा जो है ये जो है हमारे डेली वेजर्स का, इनका उठा के और आप अपने सीनियर लीडरशिप से डिस्कस करके। डिमांड्स हैं। आज आपके साथ 2 बड़े लीडर पैनलिस्ट में बैठे हैं, आपकी बात आगे तक पहुंचेगी, क्योंकि असीम गुप्ता जी वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है। सरकार में इस समय सरकार तो नहीं है, पर दूसरी तरफ से देखा जाए तो केंद्रीय प्रशासित प्रदेश हो गया हमारा, जो यूनियन टेरिटरी बनी है, और सेंटर में सरकार बीजेपी की है। कहीं ना कहीं आपकी बात ये आगे तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज सीनियर लीडर्स बैठे, आप बिल्कुल बीजेपी जो है इसको सेंट्रल स्टेट लेवल पे रविंदर रैना जी के साथ मिलकर एक पूरा संज्ञान लेके इस बात का, और पूरा अपना एक डोजियर जो बना के भेजते हैं, आप इनकी रिकमेंडेशन करके पूरी स्टेट की तरफ से भेजें सेंटर को, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके एडवाइजर साहिबान जो हैं, वो जो सेंटर से बात आएगी उसकी बात अलग से देखी जाएगी, वरना ये छोड़ धरने दें तो। आप कुछ और बोलना चाहते हैं इस बारे में? जी नवनीत जी, मैं आसिम जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आसिम जी पहले भी बात सुनते हैं, ये नहीं कि आज जी जो भी इनसे हम कहीं हमारे साथ ही मिलते हैं तो बात सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आसिम जी से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो हमारे 12 वोटर्स का इश्यूज है, जिनको 9 महीने से सैलरी नहीं मिली, उनकी फाइल फाइनेंस में है, जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर उनको बोले कि वो क्लियर कराएं, आगे ईद आने वाली है और उनके घर में खाना नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन है, वो आप वीडियोज भी आपने देखे होंगे। जो फिलहाल हम कर रहे हैं। दूसरी सर बात यही है, इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी जॉब यहाँ 4th क्लास के डिपार्टमेंट निकाले जाएं, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट में डेली कैजुअल लगे हैं उनको उन पे अपॉइंटमेंट किया जाए, उसके बाद और लोगों को लगाएं, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो फिलहाल उस पर वर्क कर रहे हैं उनको दिया जाए। और उसके अलावा तीसरी बात सर मैं ये कहूंगा कि जो मिनिमम वेज एक्ट है
पूरे हर जगह पे लागू हो चुका है। और वो निर्मला जी जो है हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने वो ऑलरेडी बोल दिया है परसों की प्रेस रिलीज में कि जो बाकी भी यूटीज हैं जहाँ पे नहीं लगा है तो उनसे डायरेक्शंस मांगी है, तो उनको वो भी लागू किया जाएगा। तो हमें लगता है कुछ काम ठीक भी हो रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कुछ नहीं हुआ। जहां तक हमारा एक सिस्टम जो ऑनलाइन हुआ, उसके अलावा आज वेजेस भी जो है कुछ वर्कों की मंथली मंथली चलना शुरू हो गई है, कुछ काम हो रहा है। हम बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। कुछ चीजें हुई हैं लेकिन कुछ वक्त लगेगा, ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे 70 साल या 50 साल की जो बात है हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन कुछ चीजों को ठीक करते वक्त लगेगा। लेकिन हमें आसिम जी से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि सर ये वही लोग हैं, ये जो सवालिया निशान तो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर भी लगेगा। अगर ना वो गवर्नमेंट ने कुछ किया होता तो आज ये हालत नहीं होती सर। वो बिल्कुल सर कि अगर पिछली सरकारों ने कुछ मसला हल किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। लेकिन पिछली सरकारों ने खाली कैबिनेट सब कमेटियां बनी, वहां पे क्वेश्चन गए, रेज हुए, कमेटियां बनी और अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर करना चाहते थे तो बड़ा कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं अब आहिस्ता आहिस्ता जो एक उम्मीद बंदी थी, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हमने की, जो धरने शरने दे के अपनी आवाज उठाई हमने, तो लगभग जो सैलरी हमारी जो कुछ वर्कर्स की अब शुरू हुई है, लेकिन खाली 6,000 रुपए पे हमारा घर परिवार नहीं चल सकता है। खाली हमारा जो है अब बाकी डिपार्टमेंट अगर आप ऐसा कहें, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, टूरिज्म है, या अपना एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और हमारे सेरिकल्चर्स हैं, उनके मैनेजर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी परेशानी, वो भी स्ट्राइक पर हैं 10 मई से। तो उनके मुद्दों को भी देखना चाहिए। और साथ ही साथ जो ऑल ओवर तमाम 60,000 कैजुअल लेबर्स हैं, इनके लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। और ये वही लोग हैं जो सुबह उठ के 5 बजे लोगों के घर तक, डोरस्टेप तक पानी पहुंचाते हैं, फ्री में बिना सैलरी के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, आगे भी सेवा करेंगे। लेकिन जब तक पेट में खाना नहीं हो तो हम कैसे काम करेंगे? तो प्लीज ये प्रियॉरिटी पे जो 12 का इशू है इसको हल किया जाए। उसके बाद मिनिमम वेज एक्ट तमाम लोगों के लिए उसको लगा जाए। और अगर डिपार्टमेंट में कोई रिक्रूटमेंट होती है, वो सबसे पहले उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए जो इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम यहाँ पे कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में टेक्निकल लोग भी, ITI ट्रेंड लोग भी हैं, स्किल्ड वाले लोग भी जिनके पास डिप्लोमा है, लैंड ओनर्स भी हैं, और 15-20 साल का एक्सपीरियंस भी है काम करने का, तो उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। बाकी एम्प्लॉइज को जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी एडजस्ट कीजिए, उनका हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हमारे बड़े साथी तो मर चुके हैं, जो अवरेज हो चुके हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी पे सीनियर साथी बचे हैं उनको फिलहाल पहले फेज पे लिया जाए, ताकि हम भी अपने लोगों में अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकें, हम भी समाज में एक अच्छी जिंदगी जो बसर करें। हमें भी लोग जो है जो उस नजर से देखते हैं कि यार डिलीवर्स के पास क्या है क्या नहीं, हम भी एक समाज में जीने का हक रखते हैं। और जो हमारा राइट है उसको भी हम जो है सही तरह से उसको हम इस्तेमाल कर सकें। और मुझे लगता है कि दोनों सीनियर लीडर्स इसमें असीम जी एक और चीज है, असीम जी इसमें एक और चीज है, मैं समझता हूँ कि अगर फ्रेश लोग लगाने ज्यादा ही जरूरी हैं तो ये 50-50 रेशो भी रखी जा सकती है। 50% डेली वेजर एंगेज करें, 50% आप नए भी लगा लें। एक मतलब ये ना हो कि नए लग जाएं और डेली वेजर वहीं के वहीं रह जाएं। तो आप 50-50 भी रख सकते हो। 50% फ्रेश अपॉइंटमेंट है, 50% आप जैसे इन्होंने कहा, तनवीर ने कहा है कि जो 50 डेली वेजर रह जाएंगे ना, नहीं जो नहीं होने वाले हैं वो पहले 50 में निकालें, 50% में पहले वो निकालें। देखिए टॉनी जी, तनवीर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक टीम बनाई है कि क्या डेली वेज, देखिए ये जो टीम बनाई है ना कि नए लोगों की रिक्रूटमेंट के लिए, इसमें सबसे पहली प्रेफरेंस ये दी जाएगी कि पुराने लोग जो लगे हैं और जो अभी जॉब के लायक हैं उनको पहले इसमें सीधा एडजस्ट किया जाएगा, नए को पहले नहीं लिया जाएगा। उसमें जितने पुराने पेंडेंसी पड़ी हुई है ना, मैं तनवीर जी को बता दूं, जितनी पुरानी पेंडेंसी पड़ी है वो सारी खत्म की जाएगी। दूसरा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट एक और भी है कि देखिए मोदी जी हमेशा स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपने गवर्नमेंट से लोन लीजिए, बैंकों से आपको 2 साल इंटरेस्ट नहीं देना, 3 साल, ऐसे ऐसे लोन्स की स्कीमें निकली हैं जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में भी निकली है। मेरी रिक्वेस्ट है, आपके यहाँ पैनल में 3 लाख लोग सुन रहे हैं मेरे को इस वक्त, यूथ भी जुड़ा हुआ है, कि आप लोग थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए। देखिए काम की कोई कमी नहीं है इस देश में, लेकिन हमारा एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है। मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरे फादर सारी उम्र नौकरी में रहे, लेकिन मैं बिजनेस में आया, मेरे घर में बिजनेस की ABC नहीं किसी को आती थी, लेकिन मेरे मन में एक चीज आई कि मैं क्यों सारे को सिखाती है ABC, आपने अच्छे को सिखा दिया ABC बिजनेस की। तो जी सुन लेते हैं पहले सुन तो लें। देखिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, आज निर्मला सीतारमण जी ने भी जो पैकेज अनाउंस किया ना, उसमें बड़ी ज्यादा एंसेलरी यूनिट्स लगने वाली है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जहाज भी इंडिया में बने, जितनी गन्स मैन्युफैक्चरिंग हो वो भी इंडिया में ही होंगी अब,
वो इंपोर्ट का सिस्टम खत्म करने पे आ रहे हैं आस्ता आस्ता। क्योंकि अगर हम लोग जैसे बाकी कंट्रियां क्यों इतनी जीडीपी ग्रोथ है और पैसा है, क्योंकि वो अपना खुद चीजें बनाती है, उनका ब्रांड बिकता है। तो हम लोग भी इतने कैपेबल हैं कि हमारा ब्रांड बिकेगा, हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। लेकिन उसके लिए हमारे को अपनी, जैसे हनुमान जी ने लंका पार करनी थी तो उनको पता नहीं था कि मैं पार कर सकता हूँ, वो कहते मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनको समझाया गया सुग्रीव द्वारा, राम जी द्वारा, कि आप एक छलांग में लंका पार कर जा सकते हैं, समुद्र पार करके। तो जब अपने अंदर की ताकत को आदमी इंस्पायर करे और उसे जगाए ना, तो सब कुछ हो सकता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो नौकरियां हैं, चलो वो तो एक जगह रही गवर्नमेंट, लेकिन आज की डेट में सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। सिर्फ सरकार के ऊपर बैठना एक समझदारी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना आ गया हुआ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने लोग सुन रहे हैं कि नौकरियों में अप्लाई करें, जिनको मिले वेल एंड गुड, हम उनके साथ हैं। लेकिन जिनको मिले नहीं मिले वो डिमोरलाइज नहीं हो, उनके लिए भगवान ने कोई ना कोई अच्छा सोचा होगा, तो उनको अपने काम करने चाहिए जिसमें वो अपना ब्रांड स्टैब्लिश करें, देश के लिए काम करें। देखिए हमारे यहाँ पर पुराने जमाने में जब हमारे को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारी ब्रांडिंग वैल्यू थी। इसमें एग्री करते हैं सर। मैं कोई क्या कह रहे हो टोनी जी? टोनी जी कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ इस चीज में। अच्छा, तो मेरी ब्रांड वैल्यू देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सोने को वैल्यू नहीं देते थे। काली मिर्च को एक ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती थी, और इसीलिए हमारे को उसका बहुत पैसा मिलता था, क्योंकि काली मिर्च की बड़ी हेल्थ वैल्यूज होती थी, आज भी है। इस तरह हमारे पास बड़ा कुछ है, ऑर्गेनिक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तुलसी की चीजों में, आंवले की चीजों में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आज भी हमारा कोई आयुर्वेद के ऊपर थोड़ा पढ़ ले, कोई थोड़ा पुराने समाज की और कैसा चलता है देख ले, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पूरा वर्ल्ड आज कोविड-19 को देखिए, लोग नमस्ते पे आ गए हैं, मास्क डालना शुरू हो गए हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर गए हैं। वो हमारे पुराने जीवन शैली थी, कम सोइए, 7-8 घंटे सोइए, लोग पैसे के पीछे पागल हो रहे थे। आज दुनिया देखिए, मेरी एक बात सुनिए, कोविड-19 में आप हिंदुस्तान में देखिए, मेरे को नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में कोई आदमी रात को भूखा सोया होगा। ऐसी माता रानी की कृपा है, भगवान की कृपा है कि कोई भूखा नहीं सोया। उसका एक रीजन है कि हमें अपने अंदर की क्षमता पता थी, इतनी कैपेबिलिटी है हमारे को, और लोगों ने भी बड़ा साथ दिया इसमें। कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, कोई किसी ने, हर जगह से लोग बड़ी बढ़ चढ़ के आए। हमारे को याद है कभी हम डिस्कशन करते थे जब कि इस देश का क्या होगा आज से कोई 10-12 साल पहले, कि कहीं इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो पाकिस्तान तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इंडिया भी 10-15 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगा। लेकिन कोविड-19 को देख के आज 50 दिन से सारे लोग अपने घर बैठे हैं, लोगों के काम टोटल बंद है, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा सबके घर में। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई भूखा नहीं सो रहा, सारे लोग। मीडिया में जो आप फोटो देख रहे हो, जहां एक ब्रीफ केस के ऊपर बच्चे को लटा के लिया जाता है और एक औरत का पांव, देखिए एक सेकंड, ऐसे थोड़े बहुत केसेस होंगे, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, ऐसे थोड़े बहुत केसेस होंगे, लेकिन 95% केसेस आर ऑन द वेरी पॉजिटिव साइड। आप इस चीज को मानिए नवनीत जी, इस चीज को यू कांट डिनाई। मैं मान रहा हूँ। देखिए जहां सरकार अच्छा काम कर रही है, मैंने पिछली डिस्कशन में भी आपके किसी ने जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन पे उंगली उठाई थी, तो मैंने सीधा बोला था कि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मेरे एक मैसेज गया था, उसके 2 घंटे के अंदर उनकी परमिशन बनके उनको व्हाट्सएप कर दी गई। उसके बाद दूसरी बार भी जब एक काम के लिए मैंने मैसेज किया, उनकी दोबारा परमिशन बनके उनको मिल गई। देखिए डिवीजन, देखिए डीसी ऑफिस जम्मू, डीसी ऑफिस कठुआ, डीसी ऑफिस उधमपुर, और यहाँ पे लगे हुए तहसीलदार सारे लोग, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उनके काम का बिल्कुल एहतराम करता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया। जितने प्रवासी मजदूर थे, पूरा राशन उन्होंने पूरा भरपूर पहुंचाया। जितने प्रवासी मजदूरों ने, मुझे 5-7 हजार आदमियों ने कांटेक्ट किया, मैंने जिस दिन तहसीलदार को फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने पर्ची ली, मैंने उनको व्हाट्सएप की, उनके घर में शाम को राशन पहुंचा होता था। ये नहीं कह सकते कि सरकार ने काम नहीं किया, बहुत अच्छा। पुलिस का बड़ा अच्छा रोल रहा है, पुलिस के थाने से लोटियां जाती नहीं है झुग्गियों में, सब जगह। और इसलिए नाम ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं, वो हमारे कोरोना वॉरियर्स ने दे हैव डन ए ग्रेट जॉब। कोई नहीं, मैं कठुआ के एसएसपी का नाम लेके बोलूंगा कि शैलेंद्र मिश्रा जी ने खुद सड़क पे खड़े होके, और बीच में एक इंसिडेंट ऐसा हो गया जो चिनाब टेक्सटाइल मिल का,
वहां पे भी उन्होंने खुद जाके बड़ी सूझबूझ नहीं, के देखिए साथ वो देखिए हर तरफ का एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। चिनार टेक्सटाइल मिल्स में भी लेबर की गलती थी, 50% पे दे दी थी उन्होंने। वो कह रहे थे हमने काम नहीं किया, हमें 100% पे दीजिए। देखिए जिसका जितना बड़ा सर्कल होता है ना, उसका उतना बड़ा खर्चा भी होता है। हाँ नहीं, उसकी इनकम जनरेशन बंद हुई है, तो थोड़ा वो तो। और उन्होंने उस चीज को बड़े अच्छे से संभाला। वही हाल सांबा के एसएसपी का है। सांबा के एसएसपी ने भी बहुत, और जैसे कि आप जानते हैं कि सांबा सिटी के अंदर कोई केस नहीं है। सांबा रामगढ़ के अंदर वो भी एक ड्राइवर बाहर से आया था, तब केस निकला, और वो भी जो 2 केस और निकले वो भी बाहर से आए थे। सांबा लोकल लोकेलिटी में कोई केस नहीं है। सांबा पुलिस ने भी बहुत अच्छे से, और सेम पोजीशन जम्मू की है, मतलब हर जगह पुलिस ने बहुत अच्छे से इस चीज को कंट्रोल किया। इस मामले में हमारे को वहां के सारे डिस्ट्रिक्टों के एसएसपी और सारे डिस्ट्रिक्टों के डीसीओ का एहतराम करना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और लोगों ने भी बड़ी सपोर्ट की है। कोई दो राय नहीं। हाँ, कहीं सख्ती जरूर करना पड़ी, जिसकी बातें हमारे पास भी आई कि सख्ती करना पड़ी, और सख्ती जरूरी भी थी। अगर सख्ती नहीं करते तो ये चीज कंट्रोल में नहीं थी। बाकी मैं अपनी बात खत्म करते हुए तनवीर जी को इतनी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 2-4 आपके मुद्दे हैं तनवीर जी, आप जब मर्जी बीजेपी ऑफिस आइए, मेरा फोन नंबर आप ले लीजिएगा नवनीत जी से। तो एक बार मैं रविंदर रैना जी और हमारे संगठन मंत्री अशोक गोयल जी के साथ बैठ के इस चीज को मुद्दे को लेके हम भी एलजी साहब के आगे रखेंगे और दिल्ली में भी रखेंगे, और आपके इस मुद्दे को इमीडिएटली सॉर्ट आउट कराएंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, और मैं बता दूं कि तनवीर जी ने अपने मुद्दे जितने थे, 12 वोचर का मसला हो, फ्लोरिकल्चर का हो, सेरिकल्चर का हो, फॉरेस्ट वालों का हो, डेली वेजेस, क्योंकि मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि हमारी बात नहीं हो रही, तो मैं उन सबका नाम लूंगा। चाहे वो 60,000 बंदों की सारी जॉइंट बात 60,000 की सबकी जॉइंट हो रही है। हाँ, जिनकी भी 60,000, चाहे वो जम्मू के हो चाहे वो कश्मीर के हो, क्योंकि मेरे साथ पहले भी कश्मीर के डेली वेजेस जो टूरिज्म के थे उनकी बात भी हो चुकी है। तो सबकी बात कर रहे हैं कि उनके लिए देखिए एक बहुत बड़ा आश्वासन आपको दिया है। बहुत बड़ी बात असीम जी ने बोले कि जो कमेटी बनाई गई है वो पहले जरूर देखेगी कि जो पहले लगे हैं उनको कहाँ अकोमोडेट करें हम। ये बहुत बड़ी बात असीम जी ने बोली है। तो इस चीज के, आप इस चीज से निश्चिंत हो जाइए, सरकार आपकी पूरा ख्याल रखेगी। दूसरी बात टोनी जी ने जो बोली, टोनी जी ने पूरी बातों का जो चीजें सही थी, पुरानी सरकारों की थी या अब वालों की थी, उसके ऊपर उन्होंने अपना रिव्यू दिया। और साथ में उन्होंने असीम जी ने भी और तरनजीत टोनी ने भी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सबका शुक्रगुजार किया, और फ्रंट वॉरियर्स जितने भी हैं उनका भी शुक्रगुजार किया। उनका शुक्रगुजार पीसीआई न्यूज चैनल भी करता है और मैं भी करता हूं। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज और बता दूं कि SRO 24 के लिए भी उन्होंने बोला असीम जी ने कि उसके लिए बातचीत चल रही है, उसके लिए पूरा एक कमेटी बैठ के उसके ऊपर बात कर रही है। SRO 24 वाले भी निश्चिंत हो जाएं कि उनके लिए भी बात हो रही है, उनका भी कुछ ना कुछ फैसला जल्द ही किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू।